जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं आपको प्रस्तावना। क्या देखना है? प्रस्तावना, प्रीफेस। प्रस्तावना के बारे में आपको देखना है। देखिए, इससे पहले आपको पॉलिटी के क्लास में क्या बता रहे थे? इससे पहले आपको पॉलिटी के बारे में हम मिसलेनियस बता रहे थे। मिसलेनियस जैसे कि बताए थे, आपको बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज क्या था? राष्ट्रीय ध्वज अभी किस रेशियो में आता है? 3:2 राष्ट्रीय ध्वज। अब हुआ था राष्ट्रीय गान के बारे में बताए थे। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज कब लागू हुआ था? तो 22 जुलाई। कब एक्सेप्ट किए थे हम लोग? तो 22 जुलाई 1947 को। कब एक्सेप्ट किए थे? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। और आपको पता था राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन गाते हैं। राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाना होता है। उसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और किस पुस्तक से लिया गया है? तो तत्वबोधिनी। किस पुस्तक से लिया है? तत्वबोधिनी। उसे लागू कब किया गया था राष्ट्रीय गान को? तो राष्ट्रीय गान को आप 2 दिन पहले, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950। और उसके बाद राष्ट्रीय गीत बताए थे। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया था? तो राष्ट्रीय गीत लिखने का काम किया था बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे 65 सेकंड में गाना होता है। और आनंद मठ से। कौन सा पुस्तक से लिए थे? आनंद मठ से। तो ये सब आपको बताए थे। अब देखने प्रस्तावना। एक और चीज़ छूट गई, वरीयता। देखिए, फिर पॉलिटी में जो वरीयता दिया गया कि सबसे पहले किसे सबसे ऊपर रखा जाएगा, तो उसके लिए क्या है? वरीयता। देखिए, भारत में अगर वरीयता देंगे तो सबसे पहले किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। 1 नंबर पर किसे रखा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति 1 नंबर पर किसे रखा जाता है? राष्ट्रपति को 1 नंबर पर रखा जाता है। फिर 2 नंबर पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। फिर 3 नंबर पर कौन आता है? प्रधानमंत्री, पीएम। फिर चौथे नंबर पर देंगे तो कौन आएंगे? राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल जो होता है उस राज्य में ही रहता है। ये नहीं कि पूरे राज्य में, नहीं। जिस राज्य के राज्यपाल है उसी राज्य में जो है वो 4 नंबर पर रखते हैं, सिर्फ उसी राज्य के बाद। अगर अदरवाइज अगर जैसे बिहार के राज्यपाल अगर किसी और देश में गए, कहीं देश में, मतलब हमारे किसी और राज्य में गए, जैसे बिहार का कोई राज्यपाल है, अगर जाता है किसी और देश में, पहले और राज्य में, तो उनको वरीयता नहीं, 4 नंबर पर नहीं रखा जाता है, सिर्फ राज्य में रहेंगे तभी तक। उसके बाद 5 नंबर पर देंगे तो पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जैसे पहले राष्ट्रपति रहते हैं तो इसको किस में रखा था? 5 नंबर पर रखा था। जो पहले अभी कौन? द्रौपदी मुर्मू है। कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू है। उसे जो पहले राष्ट्रपति थे गोविंद कुछ करके थे, तो वो पूर्व राष्ट्रपति आएंगे 5 नंबर पर। उसके बाद 6 नंबर पर आएंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष प्लस इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आते हैं 6 नंबर पर। और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। फिर 7 नंबर पर देंगे तो 7 नंबर पर मंत्री आ जाएंगे। मंत्री, जो भी मंत्री है, प्लस इसके साथ मंत्री के साथ विपक्ष नेता मंत्री किस में आ जाएंगे? 7 नंबर पर। फिर 8 नंबर पर देंगे जो भारत रत्न, जिनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया जाता है, वो किस पर आते हैं? 8 नंबर पर आते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी हुए, उनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर क्या बोलते हैं उसे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, इनको भी मिला है भारत रत्न। आपने सचिन तेंदुलकर देखेंगे, उनको भी मिला है भारत रत्न। तो जिनको भी भारत रत्न मिलता है वो 8 नंबर पर आते हैं। उसके बाद 9 नंबर पर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हो जाएंगे, यूपीएससी हो गया, या फिर निर्वाचन आयोग हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हो गए, आईएएस हो गए, तो सब किस में आ जाएंगे? 9 में। तो ये सब में 9 में किस में? जज हो गया, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ये सब 9 नंबर में आ जाएंगे। तो वरीयता आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले कौन आएंगे? राष्ट्रपति। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएससी में 4 ऑप्शन देते का, बताइए इससे वरीयता क्रम में सजाइए ऊपर से नीचे की ओर। तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मंत्री या विपक्ष नेता, भारत रत्न। उसके बाद अन्य आ जाएंगे जो अधिकारी वाले होंगे। तो आते हैं वरीयता। अब आते हैं प्रस्तावना। देखिए, आते हैं प्रस्तावना। पहले प्रस्तावना एक प्रकार का क्या है? भाग है। पहले प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट भाग नहीं मानता था।
पहले प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट भाग नहीं मानता था। तो प्रस्तावना को भाग कब माना? 1960 ईस्वी में बोरबरी जो थे, बोरबरी और चंपकम दोराईराजम, चंपकम दोराईराजम ये 1960 ईस्वी में, लगभग 1960 ईस्वी में जो कहाँ गए थे सुप्रीम कोर्ट, कहे कि ये जो है प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैसे संविधान का अंग है, आप बताइए। तो ये लोग नहीं समझा पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बोरबरी या चंपकम दोराईराजम के जो केस थे उसमें मना कर दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। फिर बाद में जो थे वो केशवानंद भारती गए। कौन? केशवानंद भारती के मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को भाग के संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और इसे कहा कि संविधान का क्या है? आत्मा है। मतलब इसमें मान ही नहीं रहा था, इसमें कह दिया कि संविधान का आत्मा है। तो संविधान का किस भाग को आत्मा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के किस आर्टिकल को आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को। याद कीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। उससे क्या होता है? रीट जारी होता है। आपको रीट के बारे में बता दिया है कम्प्लीटली। तो लेकिन पूछेगा कि बताइए संविधान का किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना एक बार का क्या है? भाग है। हटाते इसको। देखिए प्रस्तावना में कहा गया, प्रस्तावना में देखिए प्रस्तावना है क्या आखिर। जैसे आप कोई मामला हो जाता है, कोई बात हो गया, तो जो जैसे कि हम दोनों में कोई हमारे सामने और हम दोनों में कोई बात हो गया और तीसरा आदमी नहीं जानता है, तो उसे शुरू से तो नहीं बताइएगा कि क्या क्या बात हुआ है। तो एक ऐसे आप बताएंगे कि ताकि वो तीसरा आदमी समझ जाए। तो ऊपर जहाँ पर जो है ओवरऑल बता देंगे कि ये काम हुआ है तो वो समझ जाएगा। उसी तरह से यही होता है। पता है 300 आर्टिकल को पढ़ने के लिए काम 395 आर्टिकल है, और उस पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन अगर उसको ऊपर जहाँ पर बताना है कि क्या संविधान में क्या क्या चीज़ें की बात की गई है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें किसको पढ़ाया जाएगा? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना समझिए ऊपर जहाँ पर बताने के लिए क्या है, ऊपर जहाँ पर बताने वाला बात है। तो समझिए प्रस्तावना और प्रेफरेंस। देखिए प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया। प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबकी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुभ संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो ये सब बातें किस में कहा गया? संविधान में। अब इसमें खखोर के बातें पूछती थी। यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, ये सब बीपीएससी हो गया, दरोगा में खखोर के बातें पूछते हैं। तो इसमें कैसे देखिए, सबसे पहले कहता है कि हम भारत के लोग, देखिए पहले क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बोल के बता रहे थे। देखिए हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है? क्या हो जाता है कि जनता जो है पूरी शक्ति जो है वो जनता के हाथ में होगी। हम भारत के लोग पूरी शक्ति जो होती है किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में होगी। तो इसलिए शुरू में कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो जितनी भी पूरी शक्ति जो होगी वो किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में। उसके बाद कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व क्या कहता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश जो है वो आंतरिक और बाह्य रूप से, या फिर बाह्य रूप से अपने आप में डिसीजन कुछ भी ले सकता है। इसमें कोई भी दूसरे देश का दबाव नहीं आएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि हम कोई भी देश जो है वो अपने आप में बाहरी रूप से हो या फिर आंतरिक रूप से हो, अपने आप में डिसीजन खुल कर ले सकता है। तो यही कहता है संपूर्ण प्रभुत्व। तो हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष। देखिए समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाज एक होता है समाजवादी और एक होता है पूंजीवादी जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो पूंजीवादी में आता है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। समाजवादी का मतलब होता है कि कोई सरकार जो है कितने भी घाटा में हो, कोई भी चीज़ से अगर घाटा हो रहा हो लेकिन उस पब्लिक का फायदा हो रहा हो, तो जो कोई भी चीज़ हो तो उसको सरकार बंद नहीं करेगी। जैसे रेलवे देखते होंगे, रेलवे जो लोकल ट्रेन चलती है तो 90% से भी ज़्यादा लोग जो है बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उसे बंद नहीं करती है। तो वही क्या कहता है? समाजवादी। लेकिन वही अगर ट्रेन जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाए, वो प्राइवेट के हाथ में चल जाए, तो उसे हम लोग पूंजीवादी कहते हैं। तो पूंजीवाद में उसको घाटा लगेगा तो वो बंद कर देगा।
लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है समाजवादी। तो हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम कोई भी जाति धर्म को बढ़ाओ, मतलब जाति धर्म के से मतलब नहीं रखेंगे। जाति धर्म हो गया, कोई भी हो गया, ये सब से मतलब नहीं रखेंगे, तो वही पंथ निरपेक्ष होता है। लेकिन एक होता है धर्म निरपेक्ष, तो वो धर्म निरपेक्ष क्या होता है कि जाति धर्म से रिलेटेड होता है। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जाति धर्म से हम लोग दूर हट कर रहेंगे। क्या रहेंगे? दूर हट कर रहेंगे। तो ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्या होता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, किस देश में, सॉरी राष्ट्र तो इसमें हो जाएगा, शासनाध्यक्ष का, शासनाध्यक्ष का चुनाव, जिस देश में अगर शासनाध्यक्ष का चुनाव होता हो तो लोकतंत्रात्मक कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है। गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो तो वो क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाएगा। तो हमारे यहाँ दोनों है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है। लोकतंत्रात्मक यानी शासनाध्यक्ष, हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, पीएम हो जाएंगे। और हमारे यहाँ गणराज्य यानी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन देगा? राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ दोनों है, दोनों की व्यवस्था है। कौन कौन? लोकतंत्रात्मक और गणराज्य दोनों की व्यवस्था है। तो जिस देश में शासनाध्यक्ष का चुनाव होता हो तो क्या कहलाएगा? लोकतंत्रात्मक। हालांकि हमारे देश में चुनाव आपको प्रधानमंत्री बता दें कि कैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति के बारे में बता दिए कैसे चुनाव होता है, तो आप समझ गए। तो गणराज्य अगर जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो तो क्या कहलाएगा? गणराज्य। तो हमारे देश में क्या है? दोनों है। तो ये हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा हम सबकी व्यक्तिगत तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए हमारे संविधान में और हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा है? तो 3। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो देखिए सामाजिक न्याय क्या हो जाएगा? यानी कोई भी समाज में भेदभाव ना होता हो, भेदभाव जैसे काला गोरा पर भेदभाव ना होता हो, ऊंच नीच पर भेदभाव ना होता हो, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता हो, तो उसमें किसमें आ जाएगा? सामाजिक में। तो हमारे यहाँ कोई भी काला गोरा पर भेदभाव नहीं होता है, ये सब कहते हैं सामाजिक न्याय। तो जिसमें ऊंच नीच भेदभाव सब नहीं होता हो तो क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय कहलाएगा। आर्थिक न्याय कैसे हो जाएगा? जैसे कि आप आर्थिक न्याय किसी का जैसे कोई पुरुष या महिला हो गया, तो वो लोग अगर दोनों समान काम कर रहे हैं, जैसे कि पुरुष भी किसी के खाना बना रहा है और महिला भी खाना बना रही है, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। क्या तो समान वेतन चाहिए, उसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। क्या कहलाएगा? आर्थिक। और जो पुरुष कोई हार्ड वर्क कर रहा है और महिला भी हार्ड वर्क कर रही है, तो दोनों का वेतन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आर्थिक न्याय। तो सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय कैसे हो जाएगा? आप देखते होंगे राजनीतिक न्याय में जितने भी राजनीतिक पद वगैरह हैं, तो उस पद के लिए अलग अलग क्या है? अलग अलग कंडीशन है कि अगर आप लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का बनना चाहिए तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसी तरह से जो अगर उस क्राइटेरिया पूरा करना होगा कि इतना, अगर उसके लिए राजनीतिक पदों के लिए अगर एलिजिबल हैं, तो अगर राजनीतिक पद के लिए आप एलिजिबल है तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, नहीं आप ऊंच नीच पर भेद होगा। तो ये सब क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, आप समझ लीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हटाते इसको। तो फिर सही, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति के मतलब, इसका मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कोई भी जो है हम लोग आराम से आसानी से बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो विचार अभिव्यक्ति क्या है? हमारे पास आज़ादी। आपको याद कीजिए, आपको आर्टिकल
19 पढ़ाए थे, क्या था 19 पे पढ़ाए थे। उसमें कई तरह के स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो भी बोल सकते हैं। तो वही क्या है, विचार अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। विचार स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को क्या करना, स्वतंत्र रूप से रखना। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जैसे कि प्रतिष्ठा हमें समान रूप से क्या है, प्रतिष्ठा मिले और हम लोग समानता क्या हम सब में समानता रहे। तो कौन सा हो जाएगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आपको पढ़ा दिया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा नहीं, सब लोग एक रूप से व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, क्या होगा, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से सुख सौंपे। देखिए विक्रम कैलेंडर में क्या होता है, मिति मार्ग से सुख सप्तमी, मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत क्या करते हैं, अधिनियमित और अंतर्मार्पित करते हैं। तो आपको बता दिए अंगीकृत का मतलब क्या होता है कि अंगीकृत का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, बनाने के लिए। संविधान क्या है, हम लोग बनाते हैं, बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। अधिनियमित हम लोग क्या कहते हैं, संविधान को हम लोग लागू करते हैं, क्या करते हैं, लागू करते हैं और लागू करते हैं। और अंतर्मार्पित यानी संविधान को हम लोग मानते हैं, कहते हैं मानने के लिए। तो ये सब क्या है, अंगीकृत, अधिनियमित और अंतर्मार्पित करते हैं। तो आपको बता दें, शुरू में पढ़ाए थे हम, भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म पर उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा हम सबके व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुभ सप्तमी संवत 6 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान में सब कहा गया, इसका मतलब भी समझ गए। अब संविधान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे, देखिए संविधान निर्माताओं जो थे, संविधान निर्माताओं की मनोभावना किस पर झलकती है, तो प्रस्तावना में। संविधान निर्माताओं की मनोभावना किस पर झलकती है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना लाया कहाँ से गए, देखिए प्रस्तावना लाया कहाँ से, गया, तो प्रस्तावना को लाया गया कहाँ से, अमेरिका से, लेकिन अमेरिका। लेकिन इसकी भाषा देखें, भाषा कहाँ से ले गए, तो ऑस्ट्रेलिया से, भाषा कहाँ से लेके, ऑस्ट्रेलिया से। जबकि इसका जो प्रस्तावना लिए कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से लेके, अमेरिका से। संविधान की कुंजी किसे कहता है, प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहता है, प्रस्तावना को। संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। प्रस्तावना में अगर देखेंगे तो 3 प्रकार का क्या है, न्याय की चर्चा है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है और 2 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता है और 5 प्रकार के जो है वो स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 3 प्रकार क्या है, 3 प्रकार के जो है वो न्याय की चर्चा है। तो समझ गए। अब देखिए प्रस्तावना में आप देखेंगे तो संशोधन कर 42वां संशोधन किया गया, 42वां संशोधन किया गया। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, 2 शब्दों के, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन जो 2000 किसके सिफारिश पर, तो सरदार सोहन सिंह के सिफारिश पर। आप देखेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। देखिए प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता।
बंधुता, ये कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। तो ये सब क्या है? प्रस्तावना के बारे में। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।